सीबीएसई क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके पहले हम लोग पढ़े नेशनलिज्म इन यूरोप। तो हम लोग को एक बात समझ में आ गया होगा कि नेशनलिज्म कितना जरूरी होता है हर उस देश के लिए जिस देश को आजादी चाहिए। जिस भी देश को आजादी चाहिए उस देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला बात तो ये है कि उस देश की जनता को पता हो कि आजादी का मतलब क्या है। यदि आजाद होंगे तो दुनिया कैसा होगा, जिंदगी कैसा होगा, इस बात का उनको पता होना बहुत जरूरी है। और हम लोग पढ़े नेशनलिज्म इन यूरोप में कि यूरोप के बहुत सारे बड़े बड़े जो फिलोसोफर्स थे, आप लोग को याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में पॉलिटिकल थिंकर्स, पॉलिटिकल फिलोसोफर्स, वो लोग तरह तरह का थ्योरीज लिखे, लोगों को इंस्पायर किए, लोगों को मोटिवेट किए कि लोग सपना देख सके। सपना देखना गलत नहीं होता है, हर इंसान का अधिकार है कि वो सपना देखे, चाहे अपने पर्सनल जिंदगी से लेकर के या अपने देश से लेकर के या अपने समाज को लेकर के। तो पॉलिटिकल थिंकर्स लोग वो सपना देखने के लिए इंस्पायर किए, और फ्रीडम फाइटर्स लोग, कुछ फ्रीडम फाइटर्स लोग जो लोग अपना जिंदगी को सेक्रीफाइस कर दिए थे, वो बाकियों के लिए एक इंस्पिरेशन बने कि सपना सिर्फ देखना नहीं होता है, सपना के पीछे चेज भी करना होता है। भले वो सपना हमसे पूरा ना हो, मेरे आने वाले जनरेशन से यदि पूरा हो जाएगा तो भले हम रहे या ना रहे, मेरा सपना जरूर पूरा हो जाएगा। और वही लोग होते हैं नेशनलिस्ट, जो देश के बारे में अपने से पहले सपना देखते हैं। अपना सपना नहीं देखते हैं, अपने डेवलपमेंट का सपना नहीं देखते हैं, देश का डेवलपमेंट के लिए सपना देखते हैं। तो वो होते हैं नेशनलिस्ट। मगर ये सारा चीज करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये था हमारे देश इंडिया में, इंडिया की बात करें, ये जो ब्रिटिश टाइम पीरियड था, उस वक्त हमारे देश का अधिकतर जो जनता था, जनता का जो, ये हम लोग बात करें कि कितने परसेंट लोग अनपढ़ थे, तो 95% लोग अनपढ़ थे। 95% लोग, जिस देश में अनपढ़ हो उस देश का आजादी का बात किया ही नहीं जा सकता है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और हम लोगों के देश में दिक्कत क्या था, हम लोग सिर्फ अनपढ़ नहीं थे, अनपढ़ होने के साथ साथ हम लोग तरह तरह की अंधविश्वासों से घिरे हुए थे। हम लोग बहुत सारा अंधविश्वासों को अपने इर्द गिर्द बांध करके रखे हुए थे, या बोलिए कि हम लोग उससे बंधे हुए थे। और ये अंधविश्वास हम लोगों को या हमारे समाज को कभी आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। इन्हीं अंधविश्वासों में से एक था कि महिलाओं को बेसी पढ़ाया लिखाया ना जाए, क्योंकि महिलाएं यदि बेसी पढ़ लिख लेंगी तो आगे चल करके वो अपने ससुराल में या अपने पति के घर में या अपने पति के साथ तर्क वितर्क करेगी, अपने आजादी का बात करेगी, जो कि सही नहीं है। ऐसा हम नहीं बोल रहे, समाज बोलता था। ध्यान दीजिएगा कि 95% पॉपुलेशन अनपढ़ था, 5% जो शिक्षित था, उनका सबसे बड़ा दायित्व था कि वो 95% अनएडुकेटेड पॉपुलेशन को पॉपुलेट एडुकेट करें। और उसके लिए वो लोग हर पॉसिबल स्टेप्स लिए, हर पॉसिबल स्टेप्स। आज के समय में बच्चों को पढ़ाना जितना आसान है, उस समय उतना ही कठिन हुआ करता था। उस वक्त इतना बुक्स नहीं था हम लोगों के पास, उस वक्त इतना साधन नहीं था, उस वक्त नेट नहीं था, उस वक्त इतना टेक्नोलॉजी के साथ स्कूल और कोचिंग सेंटर्स नहीं हुआ करता था। और अनपढ़ लोगों को कुछ पढ़ाना और कुछ समझाना, या अनपढ़ लोगों का माइंड थॉट को चेंज करना सबसे टफ काम होता है, ये ध्यान रखिएगा। और खास करके उस अनपढ़ जनता को यह समझाना कि भैया आजादी, एक बार समझिए कि आजादी क्या होता है, वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। मगर हमारे देश के बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर्स मतलब जो समाज को बदलने में यकीन रखते थे,
ये सारे सोशल रिफॉर्मर्स कभी हार नहीं माने। जितनी भी लड़कियां हैं ना, या पूरा समस्त औरत जाति को सही मायने में राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बी आर अंबेडकर, इन तीनों का अपने घर में फोटो लगा करके हर रोज पूजा करना चाहिए। हर रोज मतलब हर रोज। आप भले भगवान का पूजा मत करो, इन तीनों का पूजा करो। क्योंकि आप लोगों को शायद नहीं पता है कि आप लोगों का अतीत कितना दर्दनाक था। प्राचीन भारत में, हमारे समाज में महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार किया जाता था। उसी में से एक था सती सिस्टम। जानते तो होंगे ही आप लोग कि किसी महिला का पति का यदि मृत्यु हो गया तो उसके पति के बॉडी के साथ साथ महिला को भी अपना कुर्बानी देना पड़ता था। और उस वक्त महिलाओं का शादी कब होता था? 9, 10, 11, 12 साल के एज में। अब मान लीजिए पति 5 साल बड़ा है, यानी कि पति 17 साल का है, और पति बचपन से ही बेवड़ा था। 9 साल के उम्र से ही पति एकदम हाई लेवल खैनीखोर और पियक्कड़ था। 8 साल और होते होते, यानी कि 17 साल के उम्र तक आते आते पति का किडनी, लीवर सब कुछ फेल हो गया। और पति भगवान को प्यारे हो गए, नरक में गए, स्वर्ग में नहीं गए। उनको स्वर्ग नहीं नसीब होगा, नरक नसीब होगा। अब वो नरक में चले गए। तो इसमें उस बेचारी पत्नी का क्या गलती था? पत्नी तो बोली नहीं थी कि आपको हम खैनी बना के या पैक बना के दे रहे हैं। वो तो पति का चुनाव था। तो इसमें महिलाओं का क्या गलती था? महिलाओं का कोई गलती नहीं था। साथ ही साथ महिलाओं को बोला जाता था कि आपका दुनिया खाली रसोई घर तक ही है, उससे आगे आप नहीं जा सकती हैं। आपको काम करने का, बाहर जाकर के काम करने का आपको परमिशन नहीं है, ना ही पढ़ने का आपको परमिशन है। ये तारकेश्वर है ना, गए होंगे आप लोग। तारकेश्वर के 2 स्टॉपेज बाद आरामबाग नाम का जगह पड़ता है। ट्रेन का नाम है हावड़ा आरामबाग लोकल। उसी आरामबाग में रहने वाले एक युवक ने ठान लिया था कि हम रहे या ना रहे, हम महिलाओं का अधिकार दिलवा करके ही रहेंगे। और उस युवक का नाम था राम मोहन रॉय। उनको राजा का टाइटल दिया गया। राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया गया। पता है राजा का टाइटल किसने दिया था? उस वक्त के मुगल एम्परर अकबर टू ने उन्हें राजा का टाइटल दिया, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम किए। उन्होंने सती सिस्टम को बैन करवा दिया। उस वक्त के जो ब्रिटिश वाइसरॉय थे, माफ करिएगा, गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिक, जिनके नाम पे आज कलकत्ता में बेंटिक स्ट्रीट है, साइकिल वगैरह बहुत फ्री मिलता है वहां पे। तो विलियम बेंटिक को कन्वेंस करके एक्ट पास करवा दिया। आसान बात नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत में आप अंग्रेज को कन्वेंस कर रहे हैं बदलाव के लिए, बिल्कुल भी आसान बात नहीं था। मगर राजा राम मोहन रॉय हारे नहीं। और एक बात पता है सबसे चैलेंजिंग चीज क्या था? सती सिस्टम को बैन करवाने के बाद सबसे ज्यादा राजा राम मोहन रॉय को क्रिटिसाइज जो लोग किए वो ब्राह्मण लोग थे। क्योंकि ब्राह्मण लोग तो ऐसा ही तब अंधविश्वासी बात बना बना करके पैसा डालते थे। जैसे हमारे समाज में हमारे पढ़े लिखे ब्राह्मण लोग एक से एक बात बोल के गए कि मानिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप कवर ड्राइव मारे और बॉल जा करके किसी बिल्ली को लग गया और बिल्ली मान लीजिए शहीद हो गई, तो अब आपसे बहुत बड़ा जुर्म हो गया। तो क्या किया जाए? तो किया ये जाए कि मरा हुआ बिल्ली का वजन कराया जाए। तो पता है मरा हुआ बिल्ली का वजन कम से कम 6 किलो तो होगा। तो अब आप बहुत बड़ा पाप कर दिए। आपके हाथों, पहला बात तो मेरे हाथों नहीं, बॉल के हाथों बिल्ली का मृत्यु हुआ है। मगर नहीं, बॉल तो आप मारे हैं, शॉट तो आप खेले थे। तो आपको मरा हुआ बिल्ली का वजन कराना होगा। बिल्ली का वजन 6 किलो। ठीक है। अब उसके बाद
आपको 6 किलो सोना का बिल्ली बनवाना होगा। 6 किलो सोना, 1 किलो सोना का दाम आज के समय में 62 लाख रुपीस है। ओनली 62 लाख रुपीस। यदि ये रीति रिवाज आज फॉलो हो रहा होता तो समझ रहे हैं 3 करोड़ 60 लाख के आसपास का खाली बिल्ली बनेगा, मेकिंग चार्ज छोड़ करके। मतलब मेकिंग चार्ज वगैरह लेकर के 4.5 लाख रुपए का बिल्ली बनेगा। उसके बाद क्या? उसके बाद वो बिल्ली, अरे वो जो बिल्ली बना है, बिल्ली का बच्चा उच्चा को दिया जाएगा, है ना? नहीं, वो बिल्ली ब्राह्मण को दिया जाए। अच्छा, उसके बाद क्या? उसके बाद मैं बताता हूं क्या। उसके बाद वो जो ब्राह्मण थे, जो कहीं झोपड़ी में रहते रहे होंगे, वो द 42 में फ्लैट ले लिए, और आप द 42 में रहते थे, आप रास्ता में कटोरी लेकर के बैठ गए। तो ऐसा ही अजीबोगरीब मन ग्रंथ, उल्टा पुल्टा कहानी बना करके ब्राह्मण लोग पैसा डाला करते थे। और ब्राह्मणों का बहुत बड़ा कमाई था सती सिस्टम में। रीति रिवाज में पैसा दक्षिणा मिलता था ना। देखते नहीं है, मंदिर में जाते हैं तो 51 रुपया पंडित जी को दीजिएगा, पंडित जी टीका लगा करके थोड़ा पेड़ा भी दे देंगे। जहां 101 देंगे तो देखिएगा उनका हाथ आपके माथा के ऊपर आ जाएगा और मंत्र जाप शुरू हो जाएगा। और यदि आप 501 दे दिए ना, तो शायद हो सकता है, पूरा संभावना है कि साक्षात भगवान को बुलवा देंगे, दर्शन करवा देंगे एकदम, कहीं नहीं जाने का दरकार है। तो ब्राह्मण लोग एक समय में हेवी खेला खेले थे। अभी के तो ब्राह्मण लोग और आधुनिक हो गए हैं, फेसबुकिया ब्राह्मण है सब। इंस्टाग्राम में प्रोफाइल सर्च होता है, उनका सर्च इंजन चेक करिएगा तो नूरा फतेही से लेकर के उर्फी जावेद तक सब मिलेगा। ये सब आधुनिक ब्राह्मण लोग हैं, है ना? तो इन सब ब्राह्मणों का भांडा फोड़ करने का काम कर दिए थे राजा राम मोहन रॉय। अब ध्यान दीजिए कि राजा राम मोहन रॉय सती सिस्टम को बैन करवा दिए, मगर समस्या खत्म नहीं हुआ था। सती सिस्टम बैन होने के बाद अब शायद महिलाएं जिंदा तो रह जाएंगी, मगर उनका जिंदगी मौत से भी बदतर था। क्यों? क्योंकि अब आप विधवा है, तो विधवाओं के संग समाज में बहुत खराब सलूक किया जाता था। आप बाहर नहीं निकल सकती, सुबह सुबह कोई आपको देख लिया तो आपको अभागिन, कुलच्छिनी, ये सब शब्दों का, एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता था। आप किसी पार्टी में नहीं आ सकती, आप भगवान का पूजा तक नहीं कर सकती। रसोई घर में आप चली जाएंगी तो मानो लक्ष्मी माँ आपसे नाराज होकर निकल जाएगी। ये सब बात हो गया। तो राजा राम मोहन रॉय के बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंगाल के महानायक, सबसे पहले विडो रीमैरिज को लीगल कर दिए। विडो रीमैरिज जो पहले इलीगल था, यदि कोई विधवा औरत दोबारा शादी करती है तो उसको ओपन चौराहे पे मार दिया जाता था। हमारे इंडिया में धर्म के नाम पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर लीगली विडो रीमैरिज को पास करवाए और खुद सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट किए। खुद एक विडो से ही शादी की। पूरा ब्राह्मण समाज इन लोगों के अगेंस्ट हो गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर खुद एक ब्राह्मण थे। इसीलिए हम बोले कि बच्चियों, भगवान का पूजा बाद में करिए। आज जो आप लोग इतना आराम का जिंदगी जी रही हैं, इसके पीछे राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा भूमिका था। वो आलिया भट्ट के बोल देने से व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, यदि उस वक्त बोली होती तो उसको भी मार दिया गया होता। काम करना पड़ता है, ये सब डायलॉग बाजी से काम नहीं चलता है। उस वक्त किए थे राजा राम मोहन रॉय। ऐसे ही बहुत सारे हमारे देश के पढ़े लिखे युवक जगह जगह जा करके लोगों को बैठा करके समझाते थे कि आजादी का महत्व क्या है, आजादी के लिए कुर्बानी दो। भगत सिंह बॉम्ब बनाया करते थे, बेसी दूर नहीं, यही मानिक तल्ला में उनका बॉम्ब का फैक्ट्री था। मानिक तल्ला, वो बिल्डिंग आज भी है। मानिक तल्ला में बॉम्ब बनता था। चितरंजन दास और अरविंदो घोष सब बैठ करके बॉम्ब बनाया करते थे। एक दिन रेड पड़ गया, पकड़ा गए, मगर भाग भी गए। कोई प्रूफ नहीं मिला अंग्रेजों को।
फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, इन्हीं के ग्रुप में से किसी एक जन ने पैसे के लालच में अंग्रेजों को जा करके बोला कि हमको पैसा दे दीजिए, हम कोर्ट में गवाही दे देंगे। तो भगत सिंह का पूरा ग्रुप को बुलाया गया कोर्ट में, और वो गद्दार था अंग्रेजों की तरफ से कटघरा में खड़ा। जब जज साहब पूछे कि क्या तुम इन लोगों को जानते हो, तो वो गद्दार बोला हाँ मैं जानता हूं, इनके संग में बम बनाया करता था। तो भगत सिंह हंस पड़े। भगत सिंह बोले कि जज साहब, यदि ये मेरे संग बम बनाया करता था तो इसको ही पता होगा कि बम कैसे बनाया जाता है। तो वो बोला हाँ मुझे पता है, उसमें कौन सा बड़ा बात है। तो भगत सिंह बोले बताओ बम कैसे बनाया जाता है। और वो मूर्ख गद्दार जोश में आकर के बम बनाने का पूरा प्रोसेस बोलना शुरू कर दिया, कैसे मोड़ा जाता है कैसे नहीं मोड़ा जाता, सब कुछ बता दिया। जब वो बता दिया तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सब हंसना शुरू कर दिए। जज साहब को समझ में नहीं आया कि काहे हंस रहे हैं। अचानक से नजर पड़ता है कि उस कोर्ट का जो लास्ट बेंच था, वहां पे कुछ युवक बैठे हुए थे, हाथ में पेपर और पेन लेकर के। वो लोग फटाफट लिख रहे थे कि बॉम्ब कैसे बनाया जाता है। और जैसे वो गद्दार का मुंह बंद हुआ, लास्ट बेंच से सबके सब लोग निकल के भाग गए कोर्ट से। उसके बाद भगत सिंह बोले कि जज साहब फांसी सुनाइए, फांसी, हम लोग को तो कल फांसी लग जाएगा, उसके बाद से आप लोगों का क्या होगा। अभी तो खाली हम लोग बम बनाते थे, अब पूरा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा बनाएगा, कितनों को फांसी दीजिएगा। ये बात सुनने में जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही तकलीफ दे, कि हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स, जो वाकई में फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने कभी अपने जिंदगी के लिए सपना, अपना जिंदगी के लिए कंफर्ट, ये सब कुछ नहीं देखने गए। उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात था, हिंदुस्तान का आजादी, हिंदुस्तान का तरक्की, हिंदुस्तान का बरकत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस क्रैक किए। आसान बात नहीं है सब, आईएएस क्रैक करना, सिविल सर्विस क्रैक करना, वो भी यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में। वो भी उनका कोई इच्छा नहीं था, माता पिता फोर्स करते थे। तो नहीं होता है कि पापा मम्मी बोलते सीए कर लो, सीए कर लो, सीए कर लो, बच्चा का इच्छा नहीं है। देखिएगा 99% बच्चे लोग पापा मम्मी के प्रेशराइज में आकर के सीए नहीं कर पाते। सुभाष चंद्र बोस मजाक मजाक में फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर दिए, आईएएस का टैग मिल गया। और जिस दिन उनको ज्वाइनिंग का लेटर आया, उस दिन वो रेजिग्नेशन का लेटर भेज रहे हैं कि हमको तो करना ही नहीं है। आपको कौन बोल दिया कि आपको नौकरी करना है? वो तो खाली अपने पापा को दिखाने के लिए कि हम काबिल है, हम आईएएस क्रैक कर दिए। तो अंग्रेज पूछा करना क्या है, तो लेटर में लिख के दिया आप लोग को देश से निकाल के फेंकना है, जो करना है कर लीजिए। इसको बोलते हैं स्वैग, जो करना है कर लीजिए, उसके बाद लास्ट तक देश के लिए लड़े। ये सब फ्रीडम फाइटर्स। बेबी पिक्चर देखे बेबी? तो अक्षय कुमार का जो हेड रहता है वो क्या बोलता है, कभी कभी जन्म ले लेते हैं ऐसे ऐसे कुछ पागल, जिनको देश के लिए मरना नहीं, देश के लिए जीने में ज्यादा इंटरेस्ट है। जब तक जिएंगे तब तक दुश्मनों को मारते रहेंगे। बहुत रिच हिस्ट्री है हमारे इंडियन नेशनलिज्म का, बहुत रिच। बहुतों का इसमें बहुत बड़ा बड़ा भूमिका है। बाबा भीमराव अंबेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खुदीराम बोस, बटुकेश्वर दत्ता, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नारोजी, ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन रॉय, बहुत है, 50-60 नाम देंगे। हाँ, गांधी जी, सभी का है। ये आप लोगों को बस खाली बता दिए कि चैप्टर पूरा किस कॉन्टेक्स्ट में बात करने वाला है। 1 मिनट बचा हुआ है इस सेशन को एंड होने में। नेक्स्ट सेशन में एनसीईआरटी फॉलो करते हुए वर्ड टू वर्ड चलते जाएंगे।